हवा में ठंडक थी, पर महल के उस उच्च बुर्ज की खिड़की से झांकता युवराज आदित्य के माथे पर पसीना था। नीचे आंगन में उसकी भविष्य की प्रजा उसकी एक झलक पाने को बेकरार थी। उसका राज्याभिषेक एक सप्ताह दूर था और उसके पिता महाराजा विक्रम सिंह का आदेश स्पष्ट था। इस उत्सव के बाद उसे विवाह बंधन में बंधना होगा। राज्य की नीति, गठबंधन, स्थिरता, उसके दिल की धड़कन, उसके सपने, उसकी चाहत, ये सब गौण थे। आदित्य की दुनिया नक्शों, शस्त्रागारों, नीतिगत दस्तावेजों और एक भारी मुकुट के बोझ से बनी थी। उसकी आंखों में एक उदासीन गहराई थी, जैसे कोई झील जिसका पानी स्थिर हो पर उसकी तलहटी में कई रहस्य दबे हों। वह जानता था कि प्रेम उसके लिए एक विलासिता नहीं बल्कि एक अघोषित वर्जना थी। उधर राज्य की सीमा से लगे एक छोटे से गांव वनप्रिय में प्रिया अपनी छोटी सी दवाई की दुकान में एक बुजुर्ग की कमर पर मरहम लगा रही थी। उसकी उंगलियां कोमल थीं, पर काम में दक्ष। उसकी आंखें करुणा से भरी हुई थीं। उसका चेहरा राजकुमारियों जैसा नाजुक नहीं बल्कि एक स्वाभाविक तेजस्विता से भरा था, जैसे जंगल का एक फूल जो सूरज की रोशनी सीधे लेता है। उसके पिता गांव के वैद्य का देहांत हो चुका था और वह अब अकेले ही उनकी विरासत संभाल रही थी। उसकी दुनिया जड़ी बूटियों की खुशबू, मरीजों की मुस्कान और सूर्यास्त के समय पहाड़ियों पर पड़ती सुनहरी आभा से बनी थी। प्रेम, वह तो उसके लिए जीवन का एक स्वाभाविक अंग था, जैसे सांस लेना, पर वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसका प्रेम एक दिन इतना बड़ा, इतना जटिल और इतना राजसी होगा। भाग्य की लकीरें तब टकराईं जब राज्याभिषेक से पहले आदित्य एक रस्म के तहत राज्य का भ्रमण कर रहा था। उसका रथ वनप्रिय गांव के पास से गुजरा, जहां एक अचानक आई भीषण बारिश ने रास्ते कीचड़ से भर दिए। एक मोड़ पर रथ का पहिया धंस गया। आदित्य अपने 2 अंगरक्षकों के साथ एक पेड़ के नीचे आसरा लेने को मजबूर हुआ। वहीं पास में प्रिया की दवाई की दुकान थी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। तभी आदित्य के एक अंगरक्षक को, जो कीचड़ में फिसला था, पैर में तेज दर्द उठा। उसकी टखने की हड्डी बाहर निकल आई थी। सेनापति घबरा गया। आदित्य आदेश देने ही वाला था कि तभी एक साफ, दृढ़ आवाज आई, उसे यहां लाइए। जबरदस्ती खींचेंगे तो हड्डी, बैठने में दिक्कत होगी। आदित्य ने मुड़कर देखा। बारिश की धुंध में एक युवती खड़ी थी, सरल कपड़ों में, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत आत्मविश्वास था। वह प्रिया थी। उसने बिना किसी झिझक के, यह जाने बिना कि वह युवराज से बात कर रही है, अंगरक्षक के पास जाकर उसके पैर को एक विशेष कोण पर सहारा दिया। मेरे साथ आओ, मैं इसे ठीक कर सकती हूं। आदित्य हैरान रह गया। उसके आदेश का इंतजार किए बिना वह लड़की उसके सैनिक की मदद कर रही थी। एक अजीब सी उत्सुकता से वह भी उसके पीछे दुकान में चला गया। दुकान में जड़ी बूटियों की सुगंध थी। प्रिया ने फुर्ती से कुछ पत्ते पीसकर लेप तैयार किया और एक कुशल हाथ से अंगरक्षक की हड्डी को सही जगह पर बैठाते हुए पट्टी बांध दी। दर्द से कराहिता सैनिक कुछ ही पलों में राहत की सांस लेने लगा। आदित्य ने पूरी प्रक्रिया मूक होकर देखी। उसने कभी किसी को इतनी निपुणता और करुणा के साथ काम करते नहीं देखा था। महल के वैद्य तो दवा देकर चले जाते थे, पर यहाँ एक संपूर्ण देखभाल थी। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य ने पूछा। उसकी आवाज में आदेश का स्वर नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। प्रिया, उसने सरलता से कहा और फिर आदित्य की ओर देखा। उसकी नजरों में कोई भय नहीं, कोई लिप्सा नहीं, बस एक सहज मानवीयता थी। और आप इस इलाके के नए लगते हैं। अंगरक्षक हड़बड़ाया। यह है हमारे युवराज आदित्य सिंह। प्रिया के चेहरे पर कोई खास अंतर नहीं आया। वह बस हल्के से मुस्कुराई। तब तो स्वागत है युवराज, लेकिन यहाँ मेरी दुकान में एक मरीज और एक मददगार है। पद और हैसियत बारिश की इन बूंदों की तरह है जो दरवाजे पर ही छूट जाते हैं। यह वाक्य आदित्य के लिए एक झटके की तरह था। उसके जीवन में हर व्यक्ति उसके पद के आगे झुकता था। यह पहला व्यक्ति था जिसने उसके राजकुमार होने को एक सामान्य तथ्य माना, जैसे आकाश का नीला होना। उसकी ओर देखते हुए प्रिया की आंखों में कोई चापलूसी नहीं थी, बस एक स्पष्ट स्वच्छ नजरिया था, जैसे पहाड़ी झरने का पानी। बारिश रुक गई, रथ निकल गया, पर आदित्य का मन वहीं उस छोटी सी दुकान में उस साहसी और कोमल हृदय वाली युवती की मुस्कुराहट में अटका रह गया। वह एक छवि बनकर उसके मस्तिष्क में घर कर गई। राज्याभिषेक के बाद आदित्य महाराजा आदित्य सिंह बन गया। महल में उत्सव का माहौल था, पर उसका दिल एक खालीपन से भरा था।
राजकाज के बोझ तले दबा वह अक्सर उस बारिश वाले दिन को याद करता। एक दिन उसने बिना किसी को बताए साधारण वस्त्र पहने एक घोड़े पर सवार होकर वनप्रिय गांव की राह पकड़ी। वह दोबारा प्रिया की दुकान पर था। प्रिया ने उसे पहचान लिया। फिर आ गए? क्या हुआ? कहीं चोट तो नहीं आई? उसकी मुस्कुराहट में मजाकिया स्वर था। नहीं, बस तुम्हारी दवाइयों की खुशबू मन को शांति देती है, आदित्य ने कहा, थोड़ा असहज होकर। वह झूठ नहीं बोल रहा था। महल की तेज गंध और धूप बत्ती की महक से अलग यहाँ की प्राकृतिक सुगंध उसे सचमुच शांत करती थी। धीरे धीरे ये मुलाकातें एक गुप्त रिवाज बन गईं। आदित्य हफ्ते में एक दिन किसी न किसी बहाने वहां पहुंच जाता। कभी गांव की समस्याएं सुनने, कभी जड़ी बूटियों के बारे में जानने। प्रिया उसे सामान्य मानती, उसे बिना किसी लाक लपेट के बात करती। वह उसे बताती कि कैसे अश्वगंधा थकान मिटाती है और तुलसी सर्दी में राहत देती है। वह उसकी बातें सुनता और अपने जीवन के दबावों के बारे में, अपनी अकेली लड़ाई के बारे में अनजाने में कुछ बता बैठता। एक दिन प्रिया ने उसके माथे पर बनी स्थायी सिलवटों को देखा। बिना कुछ कहे उसने एक कटोरी में कुछ जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाया और उसके सामने रख दिया। ये लो, तनाव के लिए है। महाराजा बनना आसान नहीं होगा। आदित्य ने काढ़ा पिया। कड़वा था, पर उसके अंदर तक एक गर्माहट फैल गई। यह गर्माहट केवल काढ़े की नहीं थी, बल्कि किसी के ध्यान रखने की थी। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, प्रिया, तुम्हारे पास एक उपहार है। तुम न केवल शरीर बल्कि आत्मा का भी इलाज करती हो। प्रिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। हर इंसान के पास कुछ न कुछ उपहार होता है आदित्य, बस जरूरत इस बात की है कि उसे पहचाना जाए और सही जगह इस्तेमाल किया जाए। तुम्हारा उपहार तुम्हारे लोगों की सेवा करना है, पर सेवा करने वाले का अपना दिल भी तो कहीं जिंदा रहना चाहिए। आदित्य, उसने पहली बार उसका नाम बिना महाराजा या युवराज की उपाधि के लिया था। वह नाम उसके कानों में एक मधुर संगीत की तरह गूंजा। उस पल आदित्य को एहसास हुआ कि वह प्रिया के प्रेम में पड़ चुका है। यह प्रेम उन किताबी कहानियों जैसा नहीं था जो उसने पढ़ी थी, न ही यह उस अभद्र आकर्षण जैसा था जिसकी उम्मीद दरबार के लोग उससे करते थे। यह प्रेम एक शांत, गहरी नदी की तरह था जो धीरे धीरे उसके अस्तित्व को सराबोर कर रही थी। ये जमीन से जुड़ा, सच्चाई से भरा और इंसानियत से ओतप्रोत था। पर यह प्रेम असंभव था। एक महाराजा एक साधारण ग्रामीण युवती से विवाह नहीं कर सकता था। प्रथा, परंपरा, राजनीति, सब कुछ इसके विरुद्ध था। आदित्य इस द्वंद्व में फंस गया। एक तरफ उसकी जिम्मेदारियां थीं जिनसे वह प्यार करता था,